हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। आई एम कृष्णा। इस लेक्चर में हम सोशियो ऑप्शन में रिलीजन में पढ़ रहे हैं सेक्ट्स एंड कल्ट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पर्टिकुलरली सेक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट में हम कंटिन्यू करेंगे कल्ट को डिटेल में। तो सबसे पहले अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें इन टॉपिक से क्या आए हैं, तो 2011 में 20 नंबर में पूछा था सेक्ट, कल्ट और रिलीजन को डिफाइन कर दो। देन सेकेंड पार्ट डिफरेंट था कि जो वेबर के व्यूज़ डर्कहाइम के व्यूज़ से कैसे डिफरेंट है। राइट, डर्कहाइम की है सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलीजन, वेबर ने कैपिटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, तो पूरा पूरा उसको कंपेयर करना था। देन 2015 में जो क्वेश्चन पूछा है वो कहता है कि सेक्ट और कल्ट के बीच में डिफरेंस बता दो क्या है। देन उसके बाद 2018 में 20 नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर सेक्ट्स एंड सेक्ट का रोल मल्टी रिलीजियस सोसाइटीज़ में बता दो एग्जांपल्स के साथ में। देन 2018 में ही पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ लिया कि ग्रोथ ऑफ रिलीजियस सेक्ट्स इन इंडिया। एक्सपेक्टेड नहीं है, फिर भी पेपर 1 के क्वेश्चन पेपर 2 के लिए आपको तैयार ज़रूर करने चाहिए अगर आप सोशल ऑप्शन की तैयारी कर रहे हो। सेम वे में वाइस वर्सा भी आपको करना चाहिए पेपर 2 के पेपर 1 में। देन 2021 में भी 10 नंबर में पूछ लिया व्हाट इज़ कल्ट एंड एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ कल्ट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अगर आपको ध्यान हो, नहीं भी ध्यान हो तो मैं फिर से बता देता हूँ कि सोशल ऑप्शनल में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपके टॉपिक का या जब भी आप प्रिपेयर करते हो तो उस टाइम पे किस वे में आपको स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले आप इंट्रो दोगे। इन जनरल लोग क्या तैयारी करते हैं, इंट्रो बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, कंक्लूजन बताते हैं। मैं जो बताता हूँ, इंट्रो तैयार करो, देन बैकग्राउंड तैयार करो, किस कॉन्टेक्स्ट में इवॉल्व हुआ, देन थ्योरी की बात करो या बेसिकली वो आइडिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, चर्च होता क्या है, सेक्ट होता क्या है, कल्ट होता क्या है, इसमें एजम्पशन बता दो, इसकी रिलेटेड कोई इमेजेस हो वो बता दो, और जो कोर आइडिया है वो आप बता दोगे। राइट, ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ बॉडी में, ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। देन आप बताओगे इसके एप्लीकेशन, कंटेम्प्रेरी एप्लीकेशन बेसिकली बताओगे। एप्लीकेशन आप बताओगे इंडिया में और वर्ल्ड में। अगर आप क्वेश्चन देखो तो ये जनरल कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटीज़ में, एंड देन यहाँ पर पेपर 2 में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछ लिया। तो हमेशा आपको कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करने चाहिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। देन इसके बाद जो इससे रिलेटेड प्लस और माइनस है, मेरिट और डीमेरिट कॉन्सेप्ट के, तो फोर्थ पॉइंट आपका प्लस हो गया, फिफ्थ पॉइंट आपका डीमेरिट हो गया, सिक्स पॉइंट आपका इवैल्यूएशन या कंक्लूजन हो गया। तो इतने सारे हेडिंग्स में आपको किसी टॉपिक को तैयार करना चाहिए। इसके अलावा कुछ हेडिंग्स, जैसे आपको प्रीवियस ईयर में ये हेडिंग मिल गई कि इट्स रोल इन मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, तो वो हेडिंग्स आपको प्रीवियस ईयर से उठाना चाहिए। देन अगर आपको दिख रहा है किसी टॉपिक में डिफरेंसेस पूछ रहा है तो ये सब चीज़ें आप प्रीवियस ईयर देख के करोगे, प्रीवियस ईयर से रिपीटेशन है ही। राइट, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये टॉपिक आपको मिलेगा कहाँ। यूट्यूब चैनल पर सिनॉप्सिस के आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगा, जहाँ पर ऑलरेडी 8B 1 2 3 आपको लेक्चर्स दिख रहे हैं। देन इसके बाद अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वेबसाइट पे जाके ऑप्शंस में, सोशियो ऑप्शन में जाके इनरोल कर सकते हो। एंड फ़ी आप देख सकते हो काफ़ी कम हमने कर दिया, अंडर 3000 रुपीज़, और इतनी कम ऑप्शन में फ़ीस होती नहीं है किसी भी कोचिंग के। 10,000 से कम आई डोंट थिंक फ़ी होगी। तो जो भी सोशियो के लिए अच्छी कोचिंग्स हैं, अगर आप उन्हीं के प्राइस कंपेयर करो तो जो लोगों ने 10-12 हज़ार रखी हुई है वो हमने 3000 रखी है विदाउट आंसर इवैल्यूएशन। राइट, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले बैकग्राउंड समझने की नीड है। अगर आप देखोगे कुछ टर्म्स हुआ, चर्च हुआ, सेक्ट हुआ, डिनोमिनेशन हुआ, ये सारी चीज़ें ना बहुत क्लोज हैं और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, तो इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो समझने के लिए सबसे पहले वेबर और ट्रोलेश का एक कॉन्सेप्ट है, चर्च सेक्ट टाइपोलॉजी। ठीक है, तो चर्च, इनके अकॉर्डिंग, इन दोनों के अकॉर्डिंग चर्च क्या है? चर्च इज़ नॉट द चर्च इन लिटरल सेंस, मतलब ये क्रिश्चियन रिलीजन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। ये टेम्पल भी हो सकता है, ये एनीथिंग। हर एक धर्म में जो मैक्सिमम हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ रिलीजन एग्जिस्ट करती है उसे हम चर्च के नाम से जानेंगे। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या है, वेस्टर्न वर्ल्ड में लिखे गए तो उन्होंने अपना क्रिश्चियनिटी के इर्द गिर्द घुमा दिया। तो चर्च बेसिकली आपका रिलीजन की हाईएस्ट अथॉरिटी हुई। राइट, ठीक है। अब चर्च में ही, चर्च से बनता है डिनोमिनेशन। चर्च और डिनोमिनेशन में क्या फ़र्क है? चर्च क्या है, स्टेट के साथ खुद को आइडेंटिफाई करता है। पॉलिटिकल पावर इनिशियली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई ट्राइबल सोसाइटी है, ट्राइबल सोसाइटी में कोई एक बंदा बहुत पावरफुल हो गया, पावर एक्वायर कर लिया, या किसी एक ग्रुप ने पावर एक्वायर कर ली, तो उसके इर्द गिर्द फिर उसके कुछ फॉलोअर्स बनेंगे, पर्सन, तो उससे बनता है कल्ट। कल्ट क्या होता है? किसी पर्सन को फॉलो करने वाले। फॉर एग्जांपल आप देखते होगे कि इस बाबा का कल्ट या उस बाबा का कल्ट, वो बेसिकली कल्ट कहलाता है। तो कल्ट बना। कल्ट जब धीरे धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग होता जाता है और उस पर्सन की पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उस प्रोसेस में कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बनते जाते हैं।
इक्विलिब्रियम की तरफ आता है, राइट। तो स्टार्टिंग बेसिकली ट्राइबल सोसाइटी से लेके कल्ट पे जा रहे हैं, कल्ट से फाइनली जा रहे हैं चर्च पे। अब क्योंकि ये बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट ही पॉलिटिकल पावर के इर्द गिर्द घूम रहा था, POLITICAL कर लेना है, पॉलिटिकल पावर के इर्द गिर्द घूम रहा था, तो ऑब्वियसली चर्च में पॉलिटिकल पावर और स्टेट बेसिकली बहुत ज़्यादा लेना देना रहेगा। रिलीजन और स्टेट दोनों अलग अलग नहीं होंगे, दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड होंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ इश्यूज आएंगे। तो चर्च में से जैसे जैसे सेकुलरिज्म बढ़ता है, सेकुलराइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉलिटिक्स और स्टेट धीरे धीरे अलग होते जाते हैं। तो वही चर्च धीरे धीरे डिनोमिनेशन में कन्वर्ट होता जाता है। फिर विद टाइम अगेन अगर आप प्रोटेस्ट देखोगे उसमें जो होते हैं, तो विद टाइम उसमें सेक्ट्स बन जाते हैं। जैसे अगर आप देखो क्रिश्चियनिटी में 2 बड़े बड़े सेक्ट्स दिखते हैं, इस्लाम में आपको शिया सुन्नी संप्रदाय दिखते हैं। सेक्ट को बेसिकली हिंदी में संप्रदाय कहते हैं। हिंदुइज्म में भी आपको सेक्ट दिख जाएंगे, ऐसे वैष्णविज्म हो गया, शैविज्म हो गया, इस टाइप की चीज़ें, राइट। सी यहाँ पर ये क्या है, ये आई थिंक ट्रांसलेशन मिस्टेक थी। मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कंफर्म करना चाहूँगा, हमने ट्राई किया है कि 97-98% तक ट्रांसलेशन एक्यूरेट हो, लेकिन जहाँ आपको इश्यूज़ दिखें काइंडली लेट अस नो प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हम इसको 99.5% तक एक्यूरेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप हिंदी वाला कंटेंट और बेटर इंप्रूव कराओ। ऑलरेडी हम काफ़ी इंप्रूव कर चुके हैं, लास्ट ईयर से तो काफ़ी इंप्रूव वर्जन है, राइट। तो बेसिकली ये साइकिल कैसे चली, एक ट्राइबल सोसाइटी थी, ट्राइब्स हुए, उनमें पावर आई, तो वहाँ से कल्ट आया एक बंदे के इर्द गिर्द। कल्ट का जब ऑरा बहुत बड़ा तो वहाँ से रिलीजन बना, रिलीजन उसको हमने चर्च से आइडेंटिफाई किया। चर्च बेसिकली रिलीजन है बेसिकली, बस और कुछ नहीं, ठीक है। रिलीजन में से जैसे पावर हट गई तो डिनोमिनेशन बन गया। डिनोमिनेशन के अगर आप देखोगे या चर्च के देखोगे कि जैसे जैसे उसमें प्रोटेस्ट एलिमेंट बढ़ता गया, वो सेक्ट्स बनते गए। तो ये एक साइकिल चलती है। इस प्रोसेस में कल्ट ऐसे बहुत सारे बनते हैं, आप देखोगे आपके आसपास बहुत सारे ज्ञान देने वाले लोग हैं, लेकिन उनमें से रिलीजन तक पहुंचने वाला 1-2 ही होंगे हमेशा, हर एक जन्म में ऐसा ही होता है। तो जे मिल्टन यंगर हैं, इन्होंने 6 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया था रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का। आपको बहुत ज़्यादा याद करने की नहीं है, बस नाम इनका याद रखो। इन्होंने चर्च बताए थे कुछ, यूनिवर्सल चर्च, क्रास चर्च, देन इन्होंने एक्लेशिया बताया था, सेक्ट कल्ट बताए थे। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखने इतने इंपॉर्टेंट है। तो एक्लेशिया पर भी अगर शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए तो वो भी रिलीजन के आसपास की ही टर्म है। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस क्या है, फिर चर्च मेन टॉपिक पर आएंगे, सॉरी सेक्ट मेन टॉपिक पर आएंगे। चर्च यानी कि रिलीजन, राइट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा चर्च मतलब रिलीजन इटसेल्फ। चर्च में जो लोग बैठे हैं वही कहते हैं कि हम ही मेन रिलीजन के करता धरता है, हम ही रिलीजन को चलाने वाले हैं। तो चर्च इज़ अ लार्ज वेल इस्टेब्लिश्ड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ब्यूरोक्रेटिक है वर्किंग में, ब्यूरोक्रेसी आप जानते हो क्या होती है, प्योरली ब्यूरोक्रेटिक होता है। एंड ये फाइनली कल्ट या सेक्ट से इवॉल्व होता है, ठीक है। हायरार्की ऑफ ऑफिशियल्स होंगे ब्यूरोक्रेसी में, यही होता है, एक हेड होगा, उसके अंदर एक सेक्रेटरी है, फिर 2 जॉइंट सेक्रेटरी, फिर उसके नीचे 3 लोग हैं, फिर उसके नीचे और लोग हैं, फिर बाबू हैं, छोटे से छोटे लोग तक है। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, चर्च आइडेंटिफाइज विद द स्टेट। तो बाकी कुछ चीज़ें आप ध्यान रखना मत रखना, ब्यूरोक्रेटिक, हायरार्की ऑफ ऑफिशियल्स एंड स्टेट के साथ खुद को आइडेंटिफाई करता है। फिर आप देखोगे चर्च जो है सबसे बड़ा जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी से क्लोजली इंटीग्रेट होता है। जैसे जो भी जैसे रोमन कैथोलिक चर्च है, या फिर बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं, बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, बड़े बड़े मॉस्क हैं, वो कहीं ना कहीं उस कंट्री के सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, अच्छे बुरे दोनों तरीके से, ठीक है। जैसे खाना नहीं है सोसाइटी में, तो कई बार जो बड़े बड़े चर्च है या बड़े बड़े रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं फूड प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को। तो इसमें जो रिक्रूटमेंट होते हैं बेसिकली, तो हर एक सोशल स्टेटस से है, लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा दिखेगी, हायर सोशल स्टेटस ग्रुप हमेशा ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे। अब जो यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था ना, यहाँ पर बेसिकली ये प्रोटेस्ट है सारा इसी वजह से, जो ये प्रोटेस्ट के वे में यहाँ लोग जा रहे थे रिलीजन से, तो ये प्रोटेस्ट बेसिकली इसी बात का है कि यहाँ पर एक तो पावर है आपके पास, दूसरा आप पॉलिटिक्स से खुद को आइडेंटिफाई करो, प्लस जो मेन चीज़ है, जो लोअर क्लास है उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, हायर क्लास, हायर स्टेटस ग्रुप ज़्यादा रिप्रेजेंटेड है। और साथ में ये रिलीजन पर अपनी मोनोपोली रखते हैं, इन्होंने जो कह दिया वही रिलीजन है। फॉर एग्जांपल रोमन कैथोलिक चर्च है, वो हर से यानी कि विधर्म, मतलब जो धर्म नहीं है उनके अकॉर्डिंग, उसको एक्टिवली स्टैम्प आउट करते हैं, भगाते हैं, अपने रिलीजन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन क्या है, ये मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, देखो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं, आनी चाहिए आपको। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या है, सब ग्रुप विद इन अ रिलीजन, राइट।
तो कॉमन नेम, बेसिकली कॉमन नेम हो सकता है, ट्रेडिशन होती है, आइडेंटिटी होती है, एनीथिंग कैन बी देयर, बट ये एक रिकॉग्नाइज्ड ऑटोनोमस ब्रांच ऑफ चर्च है। रिलीजन मानता है कि हाँ डिनोमिनेशन हमारा ही एक पार्ट है, राइट। बस एक डिफरेंस है चर्च में और डिनोमिनेशन में कि ये खुद को स्टेट के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते, ये सेपरेशन रखते हैं, पृथकत्व को मंजूरी देते हैं चर्च और स्टेट में। बाकी यहाँ सारी चीज़ें सेम है, हायरार्की ऑफ पेड ऑफिशियल होते हैं, वेतनभोगी अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। देन इसमें आप एक चीज़ ज़रूर देखोगे, जब से विद टाइम सेकुलरिज्म आया और सेकुलराइजेशन प्रोसेस बढ़ा, तो उसके बाद आप देखोगे सेपरेशन ऑफ पॉलिटी फ्रॉम रिलीजन ये होने लगा। तो जो चर्चेज़ हैं बेसिकली वही डिनोमिनेशन और चर्च में आज के टाइम में डिफरेंस कर पाना काफ़ी मुश्किल काम है, राइट। अब इसमें जो मेंबरशिप है ऑल सोशल स्टेटस है, लेकिन अगेन कहानी वही है, लोअर वर्किंग क्लास लेस रिप्रेजेंटेड है, हायर स्टेटस ग्रुप ज़्यादा रिप्रेजेंटेड है। तो कहानी वही है, मतलब चर्च ऑलमोस्ट इक्वल टू डिनोमिनेशन। बस चर्च में क्या हुआ, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम आ गया। अगर अगेन आप ये वेबर और ट्रोलेश का ये वाला फिगर अगर आप देखो तो यहाँ पर देखो इक्विलिब्रियम, चर्च से इक्विलिब्रियम पे जाते हैं डिनोमिनेशन, यहाँ से प्रोटेस्ट शुरू होता है। तो बेसिकली चर्च और डिनोमिनेशन एक चीज़ हुई, सेक्ट और कल्ट ये दूसरे छोर पर है, इसी को हम चर्च सेक्ट टाइपोलॉजी कह रहे हैं, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देन क्रिश्चियन डिनोमिनेशन के अगर हम एग्जांपल देखें तो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स डिनोमिनेशन देखिएगा, लोग ऐसे कहते हैं ना, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च, कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट, तो ये सारे आप कहीं ना कहीं देखोगे क्रिश्चियनिटी से ही खुद को आइडेंटिफाई करता है। दुनिया की सबसे बड़े रिलीजियस डिनोमिनेशन कैथोलिक चर्च एंड सुन्नी इस्लाम है, फैक्ट है। मेजर डिनोमिनेशन जो हिंदुइज्म है, शैविज्म, शक्तिविज्म, वैष्णववाद, ये सारी चीज़ें। बेकर ने, अर्नेस्ट बेकर हैं, इन्होंने 1950 में कहा था डिनोमिनेशंस आर सेक्ट दैट हैव कूल्ड डाउन, मतलब जो प्रोटेस्ट था उनका कम हो गया तो वही धीरे धीरे अब डिनोमिनेशन बन गई। यही हमने स्टार्टिंग में उस साइकिल में समझने की कोशिश की थी। देन सेक्ट बेसिकली क्या, वेबर के टर्म्स में अगर हम बात करें तो सेक्ट क्या कहता है कि ये न्यूली फॉर्म्ड रिलीजियस ग्रुप है, नवगठित धार्मिक समूह है जो बेसिकली फॉर्म ही हुआ है अपने पेरेंट रिलीजन का प्रोटेस्ट करने के लिए। क्रिश्चियनिटी भी ऐसे ही है, सेक्ट से खुद को काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है। क्रिश्चियनिटी भी कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट में ग्रो हुई थी, आगे हम देखेंगे समझेंगे। सेक्ट टेक्स बर्थ इन प्रोटेस्टेंट रिबेलियन, विरोध और विद्रोह में बर्थ लेता है। इसकी जो मेंबरशिप है, ध्यान रखना आप डिफरेंसेस, यूजुअली लोअर क्लास और पुअर ग्रुप से आते हैं, और सेक्ट यूजुअली डेमोक्रेटिक होता है, ब्यूरोक्रेटिक नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। इसके पॉलिटिकल अथॉरिटी से रिलेशन अब देखो हो भी सकते हैं, स्मूथ नहीं भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है, कई जगह स्मूथ होते हैं, इन जनरल विद टाइम स्मूथ हो ही जाते हैं। और यहाँ पर इनका जो एक मेन पार्ट है क्लर्जियन लेटी, मतलब पादरी और जनसाधारण जो आम जनता है और बड़े बड़े लोग हैं उनके बीच में डिस्टिंक्शन मिटाना है, राइट। कुछ सेक्ट्स ने सेक्ट्रियन कैरेक्टरिस्टिक भी लूज़ कर दी है और विद टाइम वो ब्यूरोक्रेटिक हो गए, क्योंकि विद टाइम सेक्ट भी अगेन क्या होगा, रिलीजन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर आप चर्च की इनिशियल डेफिनेशन देखो तो चर्च की डेफिनेशन क्या कहती है कि इवोल्यूशन फ्रॉम सेक्ट और कल्ट, तो ये साइकिल चलती ही रहेगी चलती रहेगी। तो अल्टीमेटली जो चीज़ जिस भी पर्पज़ के लिए बनी होती है एक आध जनरेशन तक चलती है, बट विद टाइम फेल हो जाती है, जैसे जोहोवियंस विटनेस सेक्ट, तो वे नौकरशाही या ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को अपनाते ही हैं। देन कल्ट देखते हैं। कल्ट बेसिकली आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, किसी भी पर्सन के इर्द गिर्द, पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और फिगर, विशेष आकृति या वस्तु के प्रति जो आपकी धार्मिक रिलीजियस डिवोशन है, दैट इज़ नोन एज कल्ट या पंथ। सो ये ब्रेक अवे ग्रुप नहीं है किसी भी डिनोमिनेशन के, कहीं भी हो सकता है कोई बंदा। हिंदुइज्म में आप देखोगे बहुत सारे बाबा हैं, क्रिश्चियनिटी में कुछ ऐसे आपको बड़ी पर्सनैलिटी मिल जाएंगे, हर एक रिलीजन में मिलेंगे। देन कल्ट की जो वेबर की अगर टर्म्स में बात करें तो ऑफन ये जो अपने आप को क्लब करते हैं अराउंड एन इंस्पिरेशनल लीडर, कैरिस्मेटिक लीडरशिप, तो ये पॉलिटिक्स में भी है। आप देखो आज के टाइम में जो पॉलिटिक्स है कहीं ना कहीं कल्ट सेंट्रिक है हमेशा, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू द लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर इनफैक्ट, तो कल्ट बेस्ड ही है। इनफैक्ट GS2 में क्वेश्चंस भी पूछे हैं कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ होती हैं, कमेंट करो। तो कल्ट का अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो GS2 का आप वो आंसर बहुत अच्छे से लिख पाओगे। देन क्या है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे बेस है, इंडिविजुअल बंदा पर्सन कैसे एक्सपीरियंस करता है। और फॉर एग्जांपल मुझे कोई दुख है, मैं किसी कल्ट को ज्वाइन करूंगा, मैं बाबा के निर्मल बाबा के पास गया कि बाबा मुझे ये दुख है बताओ, निर्मल बाबा ने कहा कि हरी चटनी में गोलगप्पे खा लेना, मुझे लगा कि हाँ मेरे दुख तो दूर हो गए, तो फिर मैं लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स को भी लेके आऊँगा कि यहाँ तो हरी चटनी में गोलगप्पे खा के आपके दुख दूर हो जाते हैं। तो इस वे में इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पर कल्ट चलता है।
तो अब फाइनली हम सेक्ट पर आते हैं, जिस टॉपिक पे हमें पढ़ना है। तो ये 15 मिनट हमने बकवास नहीं किए, ये उन टॉपिक्स को समझने की कोशिश की जो फ्यूचर में एग्जाम में आ सकते हैं, या फिर सेक्ट आपको इजीली समझ में आ जाए। तो अब आपको क्लियरली समझ में आएगा सेक्ट भी कल्ट भी। तो बेसिकली क्या, सेक्ट सब ग्रुप है रिलीजन, पॉलिटिकल या फिलोसफिकल बिलीफ सिस्टम का ऑफशूट है एक लार्जर ग्रुप का। ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। वेबर और ट्रोलेश की बात भी हम कर चुके हैं। न्यूली फॉर्म्ड रिलीजियस ग्रुप टू फॉर्म प्रोटेस्ट फ्रॉम पेरेंट रिलीजन, ठीक है, अब ये चीज़ें जल्दी जल्दी निकलेंगे। डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ये हमने समझ ही लिया। तो जब एग्जाम में आए तो आप ये चीज़ें एक्सप्लेन कर देना, बस इसीलिए मैंने वापस से यहाँ मेंशन कर दिया, ताकि आप अगर यहाँ से भी पढ़ रहे हो तो यहाँ से भी आप पढ़ना चालू कर दो। देन वेबर की बात हमने करी ली कि मार्जिनलाइज्ड एंड एलिनेटेड ग्रुप के लिए है। अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, थियोडेसी ऑफ डिप्रिविलेज्ड, इसका क्या मतलब है? वेबर ये कहते हैं कि सेक्ट क्या है, बेसिकली वहाँ ओरिजिनेट होते हैं जहाँ मार्जिनलाइजेशन ज़्यादा है ग्रुप्स का। अब थियोडेसी ऑफ डिप्रिविलेज, थियोडेसी मतलब होता है रिलीजियस एक्सप्लेनेशन, रिलीजियस जस्टिफिकेशन। फॉर एग्जांपल ये बंदा, एक आपको हायरार्की दिखेगी, यहाँ पर ये बंदा टॉप पर है, ये बंदा मिडिल में है, ये बंदा बॉटम में है। इसको रिलीजन से आपने जस्टिफाई कर दिया कि इनका तो ये काम है ही, ये बंदे बिजनेस करेंगे, ये बंदे ये काम करेंगे, ये बंदे ये काम करेंगे। तो रिलीजियस जस्टिफिकेशन से हम कहते हैं थियोडेसी। तो वेबर ने ये कहा कि जब आपको सेक्ट्स को एक्सप्लेन करना हो कि सेक्ट बनते क्यों हैं, तो उसका रिलीजियस एक्सप्लेनेशन क्या है, क्योंकि सोसाइटी में मार्जिनलाइजेशन है और एलिनेशन है। सो दिस इज़ द रिलीजियस एक्सप्लेनेशन या रिलीजियस जस्टिफिकेशन ऑफ एनीथिंग डिप्रिविलेज्ड। अगर डिप्रिविलेज आएगा, मार्जिनलाइजेशन होगा, तो फिर सेक्ट्स बनेंगे ही बनेंगे, राइट। अब यहाँ जो डर्खाइम का कॉन्सेप्ट है सेक्रेड और प्रोफेन को, उसको भी हम देख सकते हैं। जैसे ऐसे आपने क्या देखा कि एक ट्राइब से पर्सन के इर्द गिर्द घूमी चीज़ें और वहाँ से आपका पहुँचा चर्च पर, ऑर्गेनाइज रिलीजन बना। तो जैसे जैसे रिलीजियस एक्टिविटी ऑर्गेनाइज होगी, बेसिकली एलिमेंट ऑफ सेक्रेड लॉस होगा। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सेक्रेड हुई लेकिन ग्रुप में गई वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो दो पार्ट होंगे हमेशा। एक आप देखोगे रिचुअल्स आएंगे और बिलीफ्स आएंगे। रिचुअल्स और बिलीफ्स तो इनके बिना तो रिलीजन अधूरा है, मैंने डर्खाइम के लेक्चर में पढ़ा था। लेकिन जो मैंने कहा कि एलिमेंट ऑफ सेक्रेड आपका धीरे धीरे ऐसे लॉस हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो मुंडेन पार्ट का, मुंडेन वर्ल्ड का पार्ट बनेंगे डेफिनेटली डेली डेली। तो उससे क्या होगा, जब ज़्यादा चीज़ें आपकी जो सेक्रेड नहीं रह गई और मुंडेन हो गई, तो वहाँ पर रिलीजन का भी जो डोमिनेंस है वो कम होता जाएगा और विद टाइम वो प्रोटेस्ट फॉर्म में चले जाएंगे। उससे क्या होगा कि जो ग्रुप्स हैं मेन कम्युनिटी से अलग हो जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, प्रोटेस्ट आएगा और सेपरेटिस्ट मूवमेंट आपको दिखेंगे, राइट। तो कुछ सोशोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि जो सेक्ट्स हैं वाइड प्रोसेस ऑफ सेकुलराइजेशन लिबरलाइजेशन ऑफ सोसाइटी का भी परिणाम है, उस वजह से भी होते हैं। धर्म निरपेक्षता और उदारीकरण की व्यापक प्रक्रिया की वजह से होते हैं। देन जैसे ब्रायन विल्सन कहते हैं 1982 में अपनी बुक में रिलीजन इन सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में ये कहते हैं कि सेक्ट्स आर रिजल्ट ऑफ रैपिड सोशल चेंज। सोशल चेंज जितना ज़्यादा होगा, यहाँ हमने क्या बात की, जैसे ऐसे चीज़ें एक्टिविटी ऑर्गेनाइज होंगी, स्टैंडर्डाइज होंगी, तो सेक्रेड कैरेक्टर लॉस हो रहा है, सेक्रेड कैरेक्टर लॉस हो रहा है, मुंडेन पार्ट बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, रैपिड सोशल चेंज हो रहा है, तो उस वजह से सेक्ट्स बनेंगे। सेक्ट्स आर मोर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन में जो जो इश्यूज थे कहीं ना कहीं सेक्ट्स में दूर हो रहे हैं। एंड देन ब्रायन विल्सन अगेन ये कहते हैं कि अर्ज फॉर चेंज एंड री इंटरप्रिटेशन आर एट द हार्ट ऑफ सेक्ट। चेंज चाहिए, री इंटरप्रिटेशन चाहिए चीज़ों का, तभी सेक्ट्स बनते हैं। स्टार्क और बेनब्रिज, ये आपको उस क्वेश्चन में बहुत जगह दी जाएगी। सोशियो एंथ्रो में स्टार्क एंड बेनब्रिज एंड ब्रायन विल्सन ये सारे लोग आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। तो ये कहते हैं सेक्ट्स आर ऑथेंटिक, पर्ज्ड, प्रमाणिक है, शुद्ध है, रिफर्बिश्ड वर्जन ऑफ द फेथ फ्रॉम विच दे स्प्लिट। इन्होंने भी यही कहा था ब्रायन विल्सन ने कि दे अर्ज फॉर चेंज एंड री इंटरप्रिटेशन, एंड स्टार्क एंड बेनब्रिज यही कह रहे हैं कि पर्ज हैं, ऑथेंटिक हैं, इनकी पर्जिंग हो चुकी है, राइट। देन ऐसे हम एंडलेस थिंकर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। मैं बता देता हूँ आपको 2-3 और थिंकर्स, बट एग्जाम में इतने तो याद रहेंगे नहीं मेरे हिसाब से। तो आप वेबर याद कर लो, डर्खाइम का एक्सप्लेनेशन हमेशा पूरे रीजन में कहीं ना कहीं रहेगा। बाकी ये डेफिनेशन चर्च सेक्ट टाइपोलॉजी से उठा लेना, इससे ज़्यादा तो आप लिख पाओगे नहीं एग्जाम में। लेकिन फिर भी समझने के लिए अच्छा लगता है। थिंकर्स हमने किसी टॉपिक को बहुत सारे पढ़ लिए, बहुत अच्छा लगता है। लोग थिंकर पढ़ाए जाते हैं, हम बेवकूफ़ बने जाते हैं कि यही ऑप्शनल है, ऐसा नहीं होता, राइट। तो फ्रेड निश इन्होंने क्या कहा कि कुछ सेक्ट्स ऐसे हैं, देखो सेक्ट का ये टेंशन है ना, वो होनी चाहिए थी चर्च से। लेकिन फ्रेड निश ने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ सेक्ट्स
को रिलीजियस ग्रुप से, दूसरे रिलीजियस ग्रुप से या फिर दूसरी एथनिसिटी से या सोसाइटी से ही टेंशन में आ जाते हैं, ना कि ओरिजिनल चर्च से जहाँ से वो निकले थे, ओरिजिनेट हुए थे, वहाँ से इनको टेंशन नहीं है, बट आसपास रहने वाले लोग। तो इन्होंने अपना बेसिक कैरेक्टरिस्टिक खो दी। तो ये आप थिंकर में भी लिख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक में भी लिख सकते हो कि आज के टाइम में ये चीज़ें देखी गई है। और ये चीज़ आपको क्रिश्चियन ट्रेडिशन में दिखती है। क्रिश्चियनिटी की जैसे मैंने बात की थी कि क्रिश्चियनिटी प्रोटेस्ट में ही ग्रो हुई है आज तक, उसी हिसाब से सेक्ट्स भी ग्रो हो रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्ट्स, जो भी थिंकर्स व्यू है, चाहे आपको ये लिखना हो, चाहे आपको ये लिखना हो, ये लिखना हो, सारे थिंकर्स व्यू कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर कैरेक्टरिस्टिक पूछ ले या इवोल्यूशन पूछ ले तो उसमें थिंकर्स व्यू आप डेफिनेटली लिखोगे। तो अब ये तो सिंपल है कि डिज़ायर टू डिसोसिएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, बर्थ इन प्रोटेस्टेंट रिबेलियन, डेमोक्रेटिक होते हैं, क्लर्जी और लेटी के बीच में ऑब्लिट्रेशन चाहिए, पादरी और जनसाधारण के बीच में। देन थियोडेसी ऑफ डिप्रिविलेज हमने पढ़ी ली है, राइट। तो सेक्ट क्या है, जो भी डिसप्रिविलेज्ड हैं उनको एक सेंस ऑफ ऑनर ज़रूर प्रोवाइड करते हैं, तभी लोग ज्वाइन करेंगे सेक्ट्स को या कल्ट्स को, जब मेन स्ट्रीम रिलीजन में उनको जगह नहीं मिली। और इसकी वजह से रिलीजियस एक्सक्लूसिविज्म आता है, राइट। तो ये डॉक्ट्रिन ऐसी है जो कहता है कि सिर्फ यही वाला बिलीफ सिस्टम ट्रू है। बेसिकली इश्यूज़ ये आते हैं, जो चर्च है ना, रिलीजन है, आप देखोगे मेजर जो सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा सारे व्यूज़ को मानता है, लेकिन जैसे सेक्ट्स हो गए, फॉर एग्जांपल हीनयान महायान हो गए, या फिर वैष्णविज शक्तिज्म शैविज्म हो गए, या फिर शिया सुन्नी हो गए, या प्रोटेस्टेंट और जो दूसरा है सी से कैथोलिक, ये हो गए, कहीं ना कहीं एक अलग पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो एक्सक्लूसिविज्म की तरफ जाते हैं, राइट। थोड़ा सा अलग होता है। देन इसके लिए रिफाइंड वर्बल थियोलॉजियंस के लिए डिस्डेन है, तिरस्कार करता है। परिष्कृत जो भी वर्बल थियोलॉजियंस है जो अपने हिसाब से रिलीजन का जस्टिफिकेशन दे, सेक्ट वाले कहते हैं नहीं ऐसा कुछ मत है, मत करो। इंटॉलरेंस होता है बाकी रिलीजियस ग्रुप्स के लिए, जैसे अभी हमने ये आई थिंक ब्रायन एंड फ्रेड निश की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप बता सकते हो, फॉर एग्जांपल जो भी फ्रेड निश के व्यूज़ हैं मैच करते हैं। पॉलिटिकल अथॉरिटी से स्मूथ हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। देन नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं मल्टीरेस सोसाइटी में, यही फ्रेड निश वाला एग्जांपल है। देन पीटर वर्जर के वर्ड में अगर आप देखोगे तो ये अगेन लार्जर सोसाइटी से टेंशन में क्लोज है, लार्ज सोसाइटी के लिए ओपन नहीं है, क्लोज्ड है। देन रिचार्ड नेबर ये कहते हैं कि ये नेसेसरीली शॉर्ट लिव्ड, यहाँ मैंने ये गलत लिख दिया, रिचार्ड नेबर लिखना था, पीटर वर्जर ऊपर है, राइट। तो सेक्ट है डिस्टिंक्टिव रिलीजियस पॉलिटिकल फिलोसफिकल बिलीफ्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं, राइट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कुछ एग्जांपल्स हम देखने की कोशिश करते हैं, जैसे वर्ल्ड में और इंडिया में पूछा है। तो सबसे पहले ब्लैक मुस्लिम सेक्ट का एग्जांपल आता है यूएसए में 1960s में। तो यूएसए में क्या है, ब्लैक्स के अगेंस्ट काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो जो बीएम सेक्ट आया, उन्होंने कहा कि हम लिबरेशन देंगे या इमेंसिपेशन देंगे, ठीक है, मुक्ति देंगे या उद्धार कराएंगे। तो बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयड ब्लैक अमेरिकन थे उन्होंने ये वाला सेक्ट ज्वाइन किया, और ब्रायन विल्सन के टर्म में इसी से मेथोडिज्म का उदय हुआ, राइज हुआ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्ट है जो आपको केस स्टडीज़ की तरह याद रखना चाहिए, स्टार्टिंग का। बाकी ठीक है, क्रिश्चियनिटी में, रोमन कैथोलिक में काफ़ी सारे सेक्ट्स हैं, एंड प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशन में काफ़ी सारे सेक्ट हैं। सेक्ट के नाम बहुत बड़े होते हैं, जैसे ये द कम्युनिटी ऑफ द लेडी ऑफ ऑल नेशंस, राइट, द पल्मेरियन कैथोलिक चर्च। तो इन बड़े बड़े नाम होते हैं, आपको सेक्ट में बड़े नाम मिलेंगे, डिनोमिनेशन में बेसिकली छोटे नाम मिलेंगे। इसी वे बहुत सारे हैं, मैनी एग्जांपल्स यू विल फाइंड इन प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशंस, बट ठीक है उतना हम नहीं जा रहे हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखना, सेक्ट का है, डिनोमिनेशन के एग्जाम्पल हैं, डिनोमिनेशन के अंदर आ रहे हैं। हिंदुइज्म में आप देखोगे, हिंदुइज्म में जो मेजर सेक्ट है वैष्णविज्म, शैविज्म, शक्तिज्म है। लेकिन अगर आप एक्सल माइकल्स की बात करो, जिन्होंने इंडोलॉजी पर काफ़ी स्टडी की है, वो ये कहते हैं कि हिंदुइज्म में द वर्ड सेक्ट डज नॉट डिनोट अ स्प्लिट और एक्सक्लूडेड कम्युनिटी, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिशन की बात करता है। हिंदुइज्म में अगर आप देखो तो वैष्णविज्म, शैविज्म जो मानते हैं, जो विष्णु की भक्ति करते हैं, शिव की भी भक्ति करते हैं, शक्ति की भी भक्ति करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ए कैन नॉट बी इक्वल टू बी। काफ़ी रिलीजन्स में ऐसा दिखता है कि एक सेक्ट दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, सेक्टरेन वायलेंस आपको दिखेंगे, बट इंडिया में ऐसा, हिंदुइज्म में ऐसा नहीं दिखता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्सल माइकल्स ने कहा। फॉर एग्जांपल इस्कॉन की बात करो, अब यहाँ भी स्प्लिट की हमने बात की, स्प्लिट हम यहाँ समझ सकते हैं, एक्सक्लूडेड कम्युनिटी। इस्कॉन में आप देखते होंगे काफ़ी रिच लोग भी ज्वाइन करते हैं, बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी नौकरियाँ छोड़ के इस्कॉन ज्वाइन किया। अभी कुछ दिन पहले अश्विनी ग्रोवर नाचते हुए दिखे थे इस्कॉन में, मथुरा में।
हरे रामा आई थिंक हरे कृष्णा पे। तो इनकी जो वाइड अपील है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तक ही लिमिटेड नहीं है, बड़े बड़े लोग भी। अश्विनी ग्रोवर तो कितना बड़ा है ना, शाक, हालांकि वो क्लोन था आई थिंक। देन सिखिज्म में आप बात करो तो निरंकारी और नामधारी कूका सिंह वो भी सेक्ट हैं, रणजीत सिंह के रीन में आए थे। देन अखंड कीर्तनी जत्था, ये आपको दिखेगा 20th सेंचुरी में। इन्होंने इनके एग्जांपल्स आपको दिखेंगे वहाँ पर, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे फ्रीडम स्ट्रगल, वहाँ दिखेंगे आपको कि जत्थे लोग जाते थे। तो इस ग्रुप के साथ एक अच्छी बात क्या है ना, लोग एक इंटरप्रिटेशन नहीं दे पा रहे, डाइवर्जेंट इंटरप्रिटेशन है। देन डेरा सच्चा सौदा आज के टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा नाम, न्यूज़ में रहता है, कास्टलेस सोसाइटी के लिए वर्क करता है बेसिकली विलेजर्स के लिए और डिप्रेस्ड क्लास के लिए काफ़ी इन्होंने काम किया था इनिशियली। आपका तो आप लोग जानते होंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देन बुद्धिज़्म में अगर आप देखोगे जो सेक्ट्स दिखेंगे तो थेरवाद एक सेक्ट है, साउदर्न बुद्धिज़्म को क्या टीचिंग ऑफ एल्डर्स कहते हैं। तो साउथ में फॉर एग्जांपल श्रीलंका एंड साउथ एशिया में आपको थेरवाद दिखेगा ज़्यादा। थेरवाद कंजर्वेटिव बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, जिन्होंने महायान के जो सूत्राज हैं जो त्रिपिटका में आ गए थे वो नहीं एक्सेप्ट किए। ठीक है, आपको बेसिकली थेरवाद याद करना है, महायान याद करना है। थेरवाद को साउदर्न बुद्धिज्म कहते हैं, महायान को ईस्ट एशियन या ईस्टर्न बुद्धिज्म कहते हैं। तो ये बेसिकली आपको चाइना में दिखेगा, थेरवाद नीचे और महायान आपको ईस्ट में। देन वज्रयान या मंत्रयान, ये बेसिकली तांत्रिक या इंडो तिब्बतियन बुद्धिज्म बीच में दिखेगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे याद करना हो तो महायान एम सबसे ऊपर आता है चाइना में, देन वज्रयान एंड देन तंत्रयान MVT, इस तरह से आप याद कर सकते हो। इस्लाम में अगर आप देखोगे मेन 3 सेक्ट देखेंगे, सुन्नी, शिया एंड अहमदिया। और भी कुछ हैं, खिजराइट एंड मुजराइट, ये भी पहले 2 अर्लियर इस्लामी सेक्ट थे। और यहाँ पे क्या है, डिस्टिंक्ट थियोलॉजी है। जैसे हिंदुइज्म में क्या बहुत डिस्टिंक्ट थियोलॉजी नहीं, आप डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाओगे, लेकिन यहाँ पर आपकी डिस्टिंक्ट थियोलॉजी है और उनकी अपनी अलग अंडरस्टैंडिंग है लॉज की। देन जो क्वेश्चन पूछा था रोल ऑफ सेक्ट इन मल्टी रिलीजियस सोसाइटीज़, तो ये समझते हैं। अब तक आप समझ तो गए होंगे क्या क्या रोल्स है, बस वो पॉइंटर्स आपको चाहिए। तो जब डिफरेंट रिलीजन के लोग क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते तो सेक्टेरिज्म आपको दिखेगा कई बार, सांप्रदायिकता कई बार दिखी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सेक्टेरियनिज्म है तो अब नेगेटिविटी होगी या वायलेंस ही होंगे, ऐसा नहीं है। लोग पीसफुली भी रहते हैं, ऐसे प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, क्रिश्चियंस साथ में रहते हैं। इस्लाम में कभी कभी शिया और सुन्नीज़ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिख जाते हैं, बट ठीक है, अभी चीज़ें उतनी सिंपल है, इतने ज़्यादा इश्यूज़ होते नहीं हैं। तो सेक्ट एंड वायलेंस के लिए कुछ पॉसिबल रीज़न क्या है? देखो, ये वही रीज़न है जिनकी वजह से सेक्ट बना था। सेक्ट बना क्यों था? प्रोटेस्ट में बना था। प्रोटेस्ट क्यों हुआ था? क्योंकि कुछ लोगों ने पावर ऑक्यूपाई कर ली थी और मार्जिनलाइज सेक्शन के पास पावर नहीं जा पा रही थी। लेकिन अल्टीमेटली आपने क्या कहा कि सेक्ट से वापस से चर्च बन गया, सेक्ट और कल्ट जो बने थे उनसे वापस से चर्च बन गया। तो फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट दिखेंगे आपको, वॉयलेंस दिखेगा, तो पावर स्ट्रगल आपको दिखेगा, पॉलिटिकल क्लाइमेट्स आपको दिखेंगे, यहाँ पर इश्यूज दिखेंगे। सोशल क्लाइमेट आप देखोगे कि कई बार एक सेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, दूसरा जो सेक्ट है वो बेसिक एमिनिटीज़ के लाइफ की स्ट्रगल कर रहे हैं। सेम वे में कल्चरल और इकोनॉमिक रीज़न भी हो सकते हैं। तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इनको आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर लेना, इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, चर्च हुआ, डिनोमिनेशन, सेक्ट, कल्ट, ये सारे यूज़फुल हैं एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के। हाउएवर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, जो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में बात की थी, इनको थोड़ा सा कॉशन के साथ अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये क्रिश्चियन ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये बेसिकली क्रिश्चियनिटी है, वेस्ट में लिखी गई ये सारी चीज़ें। तो ये वाला कंक्लूजन आप सेक्ट में भी दे सकते हो, कल्ट में भी दे सकते हो। आई होप कि इससे ज़्यादा सेक्ट में पढ़ने की नीड है नहीं। हमने लगभग 15 मिनट सेक्ट के बारे में पढ़ा और 15 मिनट चर्च, डिनोमिनेशन और इन जनरल जो डेफिनेशन है सेक्ट, कल्ट और जो टाइपोलॉजी वो पढ़ी। तो एक अच्छा लेक्चर रहा, इनफैक्ट पढ़ाते हुए आई ऑल्सो एंजॉय द लेक्चर। वही होना चाहिए, फैकल्टी अगर खुश है तो फिर बच्चे खुश हो ही जाएंगे, राइट। तो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। फ्री लेक्चर्स आप इस प्लेलिस्ट में एक्सेस कर सकते हो, एंड जो पेड बैच है डू ज्वाइन दिस बैच। फ़ी हमने काफ़ी कम की ताकि हर बंदा, हर तबके से हर बंदा, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, वो हमारा S1 बैच ज़रूर ज्वाइन कर पाए। S1 मतलब थ्योरी बैच विदाउट आंसर इवैल्यूएशन, आप ये ज़रूर ज्वाइन करना। एंड फॉर दिस बैच आई एम टीचिंग, मेरे पास कंटेंट का बहुत ज़्यादा काम है नहीं, तो मैं आपको मिलता रहूँगा लगातार। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।